गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल निर्माण अनअकैडमी में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव, 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव, यूरोप में राष्ट्रवाद। इतने ऑब्जेक्टिव काफ़ी हैं आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप लोग इसे सही से याद कर ले, इसमें से श्योर ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो वो जो आते हैं यूरोप में आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस जो 1815 ईस्वी में हुई थी, उसमें नेपोलियन की हार हुई थी और उसे बंदगृह में जेल में डाल दिया गया था। तो उस टाइम में बुर्गो राजवंश की फिर से स्थापना हो गई। तो क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्गो राजवंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी, जिसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, उसका संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी से था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ही सबके एकीकरण का बाधा था। क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये तो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और भी बातें हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके अलावा राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले किस देश में प्रकट हुई थी? तो फ्रांस देश में प्रकट हुई थी। ये सब क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जलवरीन क्या थी? जलवरीन जो है व्यापारियों की एक संस्था थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में जर्मनी यानी उसका भाग था प्रसा और फ्रांस के बीच में हुई थी। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? प्रसा और फ्रांस के बीच में थी। प्रसा जो है जर्मनी का ही भाग। यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान का केंद्र कौन था? यूनान देश था। यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान का केंद्र था यूनान। 1832 में क्या हुआ कि तुर्की कस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान आज़ाद हुआ था। ठीक है, और तुर्की और रूस के बीच संधि हुई थी 1829 में, एड्रियानोपोल की संधि। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस। कब हुई थी? 1829 में। और इसी संधि के बाद 1832 के कस्तुनतुनिया के संधि के बाद में यूनान आज़ाद हुआ था। 1870 के सेडोन के युद्ध के बाद में, ठीक है, फ्रांस जो महाशक्ति था पतन हो गया और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। 1870 के सेडोन युद्ध के बाद का बात है। सेडोवा का युद्ध काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सेडोवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था 1866 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था 1866 में। ठीक है, और मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 में। मेटरनिक का युग जो था 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, वहीं जो है इटली के एकीकरण से बचा रहा। जब यूनान स्वतंत्र हो गया तो वहाँ का जो शासक किसे घोषित किया गया? बुल्गारिया के शासक ऑटो को। 1832 में जब यूनान स्वतंत्र हो गया तो वहाँ के शासक के रूप में बुल्गारिया के शासक ऑटो को घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और हीगल कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी का दार्शनिक था। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? इटली का। और इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। कोसुत कहाँ का राष्ट्रवादी नेता था? हंगरी का। और यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 में। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, तो वो किसके शासनकाल में हुई थी? लुईस 16वें के शासनकाल में हुई थी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वो लुईस 16वें के शासनकाल में हुई थी।
और लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज हूँ और मेरे द्वारा बोले गए शब्द क्या है, कानून है। ये लोग आप लोग याद कीजिएगा। देखिए, और नेपोलियन के बारे में जहाँ तक बात है, उसको राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था जर्मनी में, और इटली में ट्रांसपेरेंट गणराज का, सिसलस्पाइन गणराज का स्थापना किया था। उसके बाद में क्या है कि हाँ, राइन संघ का निर्माता नेपोलियन था। हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है, मैंग्यार भाषा बोली जाती है। हंगरी में जो है मैंग्यार भाषा बोली जाती है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट पार्ट में इतना ही ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग याद कर लीजिए।